हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गाइस, कल आपने देखा मैंने बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड किया था। आई होप आप सब ने वो देखा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी में हेल्प कर सकूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, हम टारगेट कर रहे हैं यूकेपीएससी 2025। उसके लिए हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था। मॉडर्न इंडिया के साथ साथ हमारा बायोलॉजी भी चल रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ लिया। मॉडर्न इंडिया में हमने ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ लिया इंडिया पर। हमने रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ लिया, जिसके लिए हमने हमने अच्छी खासी वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके दे दी है। आज हम पढ़ेंगे वाइस रॉयज। इंडिया में आने वाले जितने भी वाइस रॉयज हैं फ्रॉम 1858 से लेकर 1917 तक। हम वाइस रॉयज 1858 से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का। उसके पहले जो थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ना कि वाइसरॉय हुआ करते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, ठीक है। 1858 के एक्ट के आने के बाद अब हो गए थे वो वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया पहली बात तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही रहे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। सबसे पहले आपके लिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कंप्लीटली खत्म कर दिया था और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्राउन को दे दी थी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन क्वीन एलिजाबेथ को। इनके टेन्योर में 3 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश होती हैं, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में, एक बॉम्बे में। इन्हीं के ही कार्यकाल में 1857 का रिवोल्ट होता है, क्योंकि देखिए ना, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो 1856 से लेकर 1862 तक रहे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 भी इन्हीं के वक्त ही होगा, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी इन्हीं के दौरान, इन्हीं के कार्यकाल में आएगा। दूसरे जो हमारे वाइसरॉय आए वो आए लॉर्ड एल्गिन। समय इनका सिर्फ 1 साल का था। इनके कार्यकाल में बहावी मूवमेंट, बहावी मूवमेंट एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लॉर्ड जॉन लॉरेंस आते हैं फिर। इनके इनके कार्यकाल में भूटान वॉर होती है, ठीक है। भूटान वॉर होती है 1865 की। 1865 में ही हाई कोर्ट स्टैब्लिश होते हैं कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। तो 3 हाई कोर्ट्स आते हैं हमारे पास, एक कलकत्ता, एक बॉम्बे, एक मद्रास में। फिर आते हैं लॉर्ड म्यो। लॉर्ड म्यो के कार्यकाल में क्या क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट, यानी कि बजट डिवाइड हो जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। और क्या होगा 1872 में? 1872 में ये कोशिश करते हैं सबसे पहले जनगणना करने की, फर्स्ट सेंसस करने की ये कोशिश करते हैं 1872 का। हालांकि ये इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेंसस नहीं होता है, वो लॉर्ड रिपन करेंगे 1881 में। पर सेंसस की शुरुआत मानी जाती है लॉर्ड मेयो ने करी थी 1872 में। मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं, इंडिया स्टैटिस्टिकल सर्वे करवाते हैं। लॉर्ड मेयो वो सिर्फ ऐसे वाइसरॉय रहे जो जिनका निधन भारत में हुआ, और इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु जो होती है वो गोली मारकर हत्या करी जाती है पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी द्वारा। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक क्या है? 1872 में ये यूनिवर्सल मैरिज एक्ट लेकर आते हैं, इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करते हैं। इन्हीं के समय पर ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और इन्हीं के समय ही पंजाब का कूका मूवमेंट चला था। सबके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। ये प्रेस एक्ट क्या होता है कि आपकी जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, उसमें न्यूज़पेपर्स नहीं छपेंगे। इन्हीं के ही वक्त आर्म्स एक्ट आता है 1878 का। सेकेंड अफगान वॉर भी इन्हीं के ही वक्त होती है, फ्रॉम 1878 टू 1880। केशर हिंद की उपाधि दी जाती है, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है क्वीन विक्टोरिया को, यानी कि भारत की महारानी। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या है? ये कहा जाता है कि लॉर्ड लिटन ने जो थोड़ी मोड़ी गलतियां करी थी उसे लॉर्ड रिपन ने सुधारने का काम किया था। लॉर्ड रिपन सबसे पहला काम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अबॉलिश कर देते हैं। 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम लेकर आते हैं। इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट भी इन्हीं के समय पर ही होता है। इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट भी इन्हीं के समय पर ही होता है। क्या है ये डिस्प्यूट, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एक हंटर कमीशन बनाई जाती है एजुकेशन के लिए। एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को शुरू करने वाले भारत में श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस शुरू करने का श्रेय जाता है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत बनाने का श्रेय रिपन को जाता है। फिर लॉर्ड डफरिन आते हैं। लॉर्ड डफरिन के वक्त में एक ऐतिहासिक घटना जो होती है वो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के वक्त।
लॉर्ड लेंसडॉन आते हैं। लॉर्ड लेंसडॉन के वक्त क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आता है 1891 में। एक दुरंत कमीशन बनाई जाती है 1893 में। दुरंत कमीशन ने क्या करा था, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक दुरंत रेखा खींची थी, ठीक है, दुरंत लाइन जिसे बोलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर डिमार्केशन के लिए एक दुरंत लाइन खींची गई थी। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन टू, एक लॉर्ड एल्गिन पहले आ गए। लॉर्ड एल्गिन टू, इनके कार्यकाल में पहला ब्रिटिश ऑफिसर जो होते हैं रैंड, रैंड की गोली मारकर चापेकर ब्रदर्स हत्या कर देते हैं, रामकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ठीक है। तो रैंड जो है वो पहले ब्रिटिश ऑफिसर बनते हैं जिनकी भारत में गोली मारकर हत्या करी जाती है, और ये सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन रहा, यानी कि पहला राजनीतिक गोलीकांड रहा ब्रिटिश रूल का। फिर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी कमीशन आता है 1902 का, पुलिस कमीशन आता है 1902 का, ठीक है। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। कर्जन के द्वारा ही पार्टीशन ऑफ बंगाल भी करा जाता है, यानी कि बंगाल का विभाजन करा जाता है 1905 में। और ये पहला डिवाइड एंड रूल भी था। माने क्या, इन्होंने बंगाल का विभाजन जो किया था वो दो लाइंस पे किया था, ईस्ट बंगाल को बांट दिया था और वेस्ट बंगाल को बांट दिया था, ठीक है, मतलब बंगाल को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया था। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। तो इनके द्वारा कहा गया कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है। पहले बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन क्षेत्र से मिलकर बनता था, कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमें नियंत्रण करने में परेशानी आ रही है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं, जिससे कि हम आसानी से उसे नियंत्रित कर सकें। लेकिन देखा यह गया कि इन्होंने जो विभाजन किया वो कम्युनल बेसिस पर किया, यानी कि हिंदू मुस्लिम्स को अलग करके किया। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई जाती है। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू के द्वारा समय पर कांग्रेस अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में 1907 में। इस अधिवेशन में क्या होता है, मुस्लिम कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है, एक बनते हैं मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, दो अलग अलग पार्ट में कांग्रेस टूट जाती है। मुस्लिम लीग का गठन भी 1906 में इन्हीं के ही कार्यकाल में होता है। इनके कार्यकाल में ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं 1909 के, जो कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करते हैं भारत में, यानी कि भारत में धर्म के अनुसार वोट देने का अधिकार इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स द्वारा ही दिया गया। फिर लॉर्ड हार्डिंग टू का कार्यकाल आता है। इनके समय पर हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में कर्जन के वक्त आया था। इनके वक्त पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक कर लिया जाता है 1911 में, ठीक है। ब्रिटिश कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाता है 1911 में ही, ठीक है। ब्रिटिश कैपिटल को अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर वो कैपिटल दिल्ली ही रहती है लास्ट तक। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वक्त बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, यानी कि अब क्या है, जो 1907 में कांग्रेस टूटी थी बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, 1916 में कांग्रेस वापस एक साथ जुड़ जाती है। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है, और गांधी जी का ये पहला मास मूवमेंट था भारत में। अगस्त डिक्लेरेशन लेकर आता है मोंटेग्यू। इंट्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। रोलेट एक्ट इसी दौरान पास होता है 1919 में, और इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में शांति से प्रदर्शन किया जा रहा था। इस शांति से प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर, प्रोटेस्टर्स पर जनरल ओ डायर फायरिंग करवा देता है, और जिसमें कई हजार लोगों की मृत्यु होती है, जिसे जलियांवाला बाग मैसेकर बोला जाता है। और ये भारत इतिहास का सबसे बड़ा हॉरिफिक इंसिडेंट था। इसी के ही कार्यकाल में, यानी कि चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चालू किए जाते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चौरा चौरी हत्याकांड या फिर चौरा चौरी इंसिडेंट होता है। ये क्या है, ये 1922 में हुआ इंसिडेंट था। इसमें क्या है कि यूपी का एक गांव था चौरा चौरी, ठीक है। उसमें एक पुलिस स्टेशन में वहां के जो लोग हैं वो आग लगा देते हैं, वहां पर पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है, जिससे नाराज होकर महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, यानी कि असहयोग आंदोलन को 1922 में खारिज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। 1924 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू। काकोरी ट्रेन काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी 1925 की, वो भी लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में होती है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा और उनके ग्रुप द्वारा काकोरी में ट्रेन लूटी जाती है, जिसमें ब्रिटिशर्स के गोला बारूद रखे हुए थे।
उसके बाद लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1927 में साइमन कमीशन आता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। क्यों आया साइमन कमीशन, क्या था इसके पीछे कारण, हम सब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट दी जाती है। 1929 में दीपावली डिक्लेरेशन आता है। 1929 के ही कांग्रेस अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, यानी कि कंप्लीट सेल्फ रूल की बात की जाती है कि हमें खुद अपना रूल खुद करना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी चालू करते हैं, यानी कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च भी लॉर्ड इरविन के समय पर होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट वाली लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में होती है 1930 में। लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 का साइन होता है इसी समय। फिर आता है लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में दूसरी और तीसरा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकंड होती है 1931 में और तीसरी होती है 1932 में। कम्युनल अवार्ड दिया जाता है 1932 में, और ये अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर को दिए गए कम्युनल अवार्ड से नाराज थे। महात्मा गांधी इस वक्त यरवड़ा जेल में होते हैं पूना की। वहीं यरवड़ा जेल में वो अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसके दौरान पूना पैक्ट साइन किया जाता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का। ये बहुत बड़ा अधिनियम था, बहुत जरूरी है, इसे भी हम अलग से देखेंगे और पढ़ेंगे। फिर लॉर्ड लिलिथ गो के कार्यकाल में क्या क्या होता है, जो एक सबसे पहले इलेक्शन करे जाते हैं 1939 में। सिर्फ 28 दिन के अंदर अंदर ही सरकार रिजाइन कर देती है, सारे के सारे मिनिस्टर्स कांग्रेस के रिजाइन कर देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 का, इन्हीं के ही कार्यकाल में। 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का त्रिपुरी में। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में आपस में मतभेद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस देखते हैं कि महात्मा गांधी उन्हें समर्थन नहीं दे रहे। महात्मा गांधी एक पट्टाभाई सीतारामैया होते हैं, उन्हें कांग्रेस का वहां पर अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं। वहीं सुभाष चंद्र बोस को यह बात अच्छी नहीं लगती कि महात्मा गांधी ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देकर वहां से चले जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। मुस्लिम लीग लाहौर का रेजोल्यूशन पास करती है 1940 में, और एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग करती है, यानी कि पाकिस्तान की मांग वो उठाते हैं। 1940 में अगस्त ऑफर लेकर आते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी तब नहीं है। 1940 में ब्रिटिशर्स अगस्त ऑफर लेकर आते हैं। 1941 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय हिंद फौज की स्थापना होती है, आईएनए। ठीक है, आईएनए की स्थापना होती है 1941 में। 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आते हैं ब्रिटिशर्स। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं कांग्रेस। इसके बाद लॉर्ड वेवल के द्वारा क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले वेवल प्लान आता है। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है इन्हीं के ही कार्यकाल में 1942 में। इस कांग्रेस में मुस्लिम लीग और इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मध्यस्थता बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी मध्यस्थता नहीं बनती। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। सी राजगोपालाचारी एक फॉर्मूला देते हैं, जिसे सीआर फॉर्मूला हम कहते हैं, 1944 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है, जो हमारे भारत का संविधान लिखना शुरू करेगी। मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देता है अगस्त 16 में। अगस्त 16 में मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया जाता है। लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जाता है, भर भर के ट्रेन लाशों द्वारा इधर उधर पहुंचाई जाती हैं। मुस्लिम लीग का एक ही मकसद बचा था अब कि अलग हमें राज्य चाहिए, अलग हमें राष्ट्र चाहिए, उन्हें आजाद भारत में शामिल नहीं होना था। क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं कि भारत से ब्रिटेन की सॉवरेनिटी को समाप्त किया जाता है। ब्रिटेन की सॉवरेनिटी समाप्त करने की जो वो डेट देते हैं, वो जून 1948 देते हैं। ठीक है, बाद में 1947 शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती है भारत में, जिसकी वजह से उन लोगों को डेट शिफ्ट करनी पड़ती है, और 1947 में ही ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर भागना पड़ता है। तो लॉर्ड वेवल के ही कार्यकाल में क्लेमेंट एटली की अनाउंसमेंट आती है भारत खाली करने की। लास्ट वाइसरॉय ब्रिटिश एम्पायर के लास्ट वाइसरॉय और आजाद भारत के फर्स्ट वाइसरॉय बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा रेडक्लिफ कमीशन की गठन किया जाता है। रेडक्लिफ कमीशन क्या होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींचने की ये काम करते हैं। 1947 में ये बनाई जाती है।
लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ही जून 3 को एक प्लान दिया जाता है, जिसे जून 3 प्लान बोलते हैं, जो डिसाइड करता है कि भारत का पार्टीशन कैसे होगा, भारत का बंटवारा कैसे होगा। इन्हीं के ही कार्यकाल में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त को भारत को आजाद करने की बात की जाती है, और 15 अगस्त 1947 में भारत को आजाद कर दिया जाता है। 200 से ज्यादा सालों के अंग्रेज गुलामी रूल से आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। ब्रिटिशर्स भारत से चले जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी लॉर्ड वाइसरॉय होते हैं और आजाद भारत के पहले वाइसरॉय होते हैं। तो गाइज ये थे हमारे लिए जितने भी वाइसरॉयज इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने सारे यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है, कुछ भी चीज नहीं छूटी है। इसके आप अगर आपने अगर ये पूरे 20 वाइसरॉयज कंप्लीट कर लिए, तो आप से जो भी क्वेश्चन बनेगा वाइसरॉय से आप इजिली उसे हिट कर सकते हैं, इजिली उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी घटनाएं हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए नहीं की बिकॉज हम अपने टॉपिक से वरना भटक जाते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ये सारी घटनाएं हम तब डिस्कस करेंगे जब हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा जाएगा। स्ट्रिक्टली हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हम करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, और नए हम सिलेबस को ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिएगा चैनल से।